करूं कि क्या बोलूं। अभी जो वीरेंद्र यादव जी ने वंदना चौबे जी में जो प्रेमचंद को गोरकी से लूसुन से जुड़ा के किस तरह से वो आपस में जुड़े हुए थे और कितना उनका प्रभावित भी एक दूसरे को करते थे, समझते थे। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में और पीछे जाना चाह रहा हूँ कि तो हमारे यहाँ जो हिंदी साहित्य की जो पत्रकारिता है, चाहे वो विज्ञान मार्टन से शुरू होती है, उसके बाद में जो वो सारी पत्रिकाएं का जिक्र आपने किया, तो और दूसरा उसके समानांतर जो उसमें लेखन हो रहा था पत्रकारिता, उसके रचनात्मक लेखन हो रहा था, वो एक ऐसा दौर जिसको अभी जागरण या नव जागरण कहा कि वो नव जागरण क्या था कि जो साहित्य में आ रहा था, जो राजनीति में आ रहा था, जो समाज में आ रहा था, वो नव जागरण क्या था। वह दौर था कि जब स्वाधीनता की लहर पूरे देश में थी। एक तो नव जागरण का आयाम ये था कि हम अपने देश को स्वाधीन चाहते हैं, स्वाधीनता के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्वाधीनता का एक उजागर था। लेकिन उसी के अंदर और उसी के समानांतर जब आप बारीकी से देखेंगे तो वो दूसरा नव जागरण था हिंदुत्व के सशक्तिकरण। वो इतनी बारीकी से आ रहा है उसके अंदर कि जब आप लेखन को पढ़ देंगे, उस पत्रकारिता को पढ़ेंगे, उस दौर से गुजरेंगे, तब वो चीजें वहां पकड़ में आएंगी। और उसमें आप ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ हिंदी की जो प्रारंभिक कहानियां हैं, उनमें तो जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का पूरा समर्थन का दिखाई दिया था, स्वीकृति है ये सब चीजें, और उस पर कहीं लेखकों को कोई विशेष आपत्ति नहीं हुई। लेकिन बाद में जहां जहां जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और उस जातीय अस्मिता को भी समझा जाने लगता है, तो वहां पर भी उसको उस रूप में समझा जाता है कि वे हिंदू बने रहें, अपनी पहचान हिंदू की रखें और हिंदू धर्म और संस्कृति को मजबूती प्रदान करें। ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी के साहित्य में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेमचंद को ये कहकर के नकारना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने शुरुआत मेरी प्रेमचंद और गोरकी को पढ़कर वहीं से सीखा हूं और मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रेमचंद के बिना हम हिंदी साहित्य की, भारतीय साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। प्रेमचंद के साहित्य ने एक जमीन दी है हमें सोचने की, लेकिन सोचने के हमारे एक आयाम भी होते हैं, हमारे अपने दृष्टिकोण भी होते हैं सोचने के। जैसे एक ही रचना का कोई एक पाठ नहीं होता, उसके अलग अलग पाठ होते हैं, उसी तरह से किसी भी विचार के भी बहुत सारे आयाम होते हैं और उसे हम अपनी अपनी तरह से उसको परखते और व्याख्या भी करते हैं। प्रेमचंद जी पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव था, गांधीवाद से वो प्रभावित थे और गांधी जी के आह्वान पर ही उन्होंने नौकरी भी छोड़ी और अपना उन्होंने सरस्वती प्रेस लगाया और उसमें प्रकाशन गृह खोला और बिल्कुल, और वो इतना ज्यादा, उनको यदि हम प्रेमचंद को साहित्य का गांधी यदि कहें तो शायद ही गलत भी नहीं। और ये इस रूप में कि उस दौर में गांधी जी का जो प्रभाव था, उनका प्रभावमंडल इतना बड़ा था कि कोई बड़े से बड़ा नेता गांधी जी का सीधा विरोध नहीं कर सकता। तो गांधी से सहमति लगभग सबकी थी और जिनकी सहमति भी नहीं थी वो सीधे सीधे विरोध करने की स्थिति नहीं थी।
गांधी शांति के द्वारा, अहिंसा के द्वारा और स्वाधीनता आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और वो जो सांप्रदायिक एकता एक पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गांधी जी की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं वो ऐसा भी लगता है कि वो जैसे कि वो एक हिंदू जाति को जगाने का काम भी कर रहे हैं, उनको एक करने का काम भी कर रहे हैं। दलितों के साथ प्रेमचंद को लेकर के कई तरह की चर्चा और दलितों के बारे में कुछ लोगों की धारणाएं जो होती हैं वो प्रेमचंद को स्वीकार नहीं करते, प्रेमचंद के बारे में प्रयोग करते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि प्रेमचंद को लेकर के प्रतिक्रिया दी गई है, यहाँ तक कि प्रेमचंद की किताब को जलाया गया था। अक्सर जानते होंगे 1995 का तो वो जलाया गया। और जब समय जलाया गया था उस दौर में भी शायद मैं बनारस में कार्यक्रम में मैंने भी कहा था कि किताबें जलाने के लिए नहीं थी, पढ़ने के लिए थे। कम से कम साहित्यिक लोगों को हम पढ़ें और हम उनकी आलोचना करें और फिर प्रबल तरीके से उसका प्रतिवाद करें। जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम स्वीकार में उसका प्रतिवाद करें। एक ऐसा वर्ग भी है कि जो प्रेमचंद को पाठ्यक्रमों से हटा करके और उनकी जगह पर दूसरे लेखकों की रचनाओं को पाठ्यक्रम बदलते रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन प्रेमचंद को हटा करके किसी दूसरे को लाना और किसको लाना, कैसे लाना, वो एक अलग रणनीति का हिस्सा होता है। तो दलितों के बारे में जब मैं दलित एंगल से बात करूं तो प्रेमचंद को सब स्वीकार करते हैं। केवल एक जगह दिक्कत होती है, अम्बेडकर का और गांधी का एक लंबा विवाद और टकराव रहा है, वो सबके सामने है। और शायद भारतीय राजनीति में डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता थे जो गांधी से टकराते थे और कोई नहीं टकराता था। गांधी भी उनको समझते थे और इतना कि कई जगह ऐसा लगता है कि गांधी के प्रति वो इतने ज्यादा आक्रामक हैं कि उनका बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे थे और गांधी भी उनको पूरी तरह खारिज करते हैं बहुत से लोग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वे दोनों लोग एक दूसरे को समझ भी रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो समझ भी रहे थे तो दोनों लगता है दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। गांधी चाहते थे कि अंबेडकर इस तरह से बदल जाए ताकि वो जो अछूतों की मांगों को लेकर के जो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं उस रास्ते को छोड़ करके वो हमारे साथ जुड़ गए। और अंबेडकर शायद ये समझ रहे थे कि क्योंकि गांधी का एक गहरा प्रभाव है और गांधी से टकरा करके वो ऐसा दबाव वो भी शायद बनाना चाहते थे कि वो जो मैं चाहता हूं अछूतों के दलितों के हक के लिए कि मैं उस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा सकूं। और इसीलिए जब वो ब्रिटिश सरकार से वो सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था अछूतों के लिए कराने जाते हैं तो उसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन करते हैं जगदा जेल में पुणे। ये जो एक ऐसा बिंदु है, एक तरफ गांधी जी अछूत उद्धार के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, अपने कांग्रेस के साथियों से भी कहते हैं कि छुआछूत दूर करो, ये छुआछूत के लिए बंद होने के लिए दलितों की अछूतों की वस्तुएं जाते हैं। लेकिन वो उस सेपरेट इलेक्टोरल का वो विरोध करते हैं और
कहते हैं इससे उन्हें खतरा आता है, इससे ये जो वर्ग है ये हिंदू नहीं रहेगा, इसकी अपनी एक अलग पहचान हो जाएगी, ये इससे हिंदू धर्म कमजोर पड़ गया, हिंदू कमजोर पड़ गया। आप स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज डॉक्टर अम्बेडकर की किताब ये लोगों ने पढ़ी होगी वो देखेंगे उसमें, उस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर जो माइनॉरिटी शब्द है वो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है वो कोई मुसलमान या ईसाई अल्पसंख्यक नहीं है, उनके लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जो उस समय तक दलित शब्द है अनटचेबल शब्द इस्तेमाल किया है कि जो अनटचेबल्स हैं ये हिंदू नहीं है, ये अलग से हिंदुओं से अलग एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय है। और जिस तरह से दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को रियायतें दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, उनकी बेहतरी के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उसी की तर्ज पर अछूतों को भी उसी तरह की सुविधाएं, उसी तरह का जो चीजें अवसर उनको प्रदान किए जाने चाहिए। बल्कि वो कहते थे कि अछूत उन दूसरे अल्पसंख्यकों से भी ज्यादा बदतर स्थिति में है, उनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो वो गांधी ये जो एक टकराव था और वो पूना जो होता है, गांधी आमरण अनशन करते हैं, एकदम से आमरण अनशन करते हैं, ये चौंकाने वाली चीज कि दलितों के ऊपर अछूतों के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे थे पूरे देश भर में हो रहे थे, पहले से होते रहे हैं। गांधी जी ने कभी उनके खिलाफ आमरण अनशन नहीं किया कि यदि दलितों के प्रति अछूतों के प्रति अत्याचार किया तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा, कभी गांधी जी ने आमरण अनशन। लेकिन दलितों को मिलने वाला वो अधिकार जहां वो था मिल गया, उसके खिलाफ उन्होंने आमरण अनशन किया कि यदि इनको ये मिल गया तो मैं आमरण अनशन करूंगा। यहां से स्पष्ट हो रहा है वो हिंदुत्व की मजबूती के लिए वो कहते भी थे कि वो जाति बात ना आकर के जाति व्यवस्था खत्म करो, जाति व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का मैं समर्थक हूँ। और समर्थक इस रूप में जो पैतृक जो अपना जो धंधा है वो लोग अपने अपने काम को करें, यानी कि लोग शिक्षित हों। और यही चीजें जो साहित्य में भी ये चीजें उतर रही थी कि वो जाति व्यवस्था पर टिप्पणियां हो रही थी, उसका विरोध हो रहा था, दलितों के प्रति चेतना जागृति और शिक्षा की बातें हो रही थी, लेकिन वो इस रूप में कि शिक्षित तो हो जाए उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो शिक्षित होकर के वो दूसरे वो काम ना करें, दूसरे करें, वो अपने कामों को करें, शिक्षित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पूना पैक्ट जब हुआ उसको अम्बेडकर ने भी दलित अछूत ने भी माना कि उनके साथ एक धोखा हुआ, लेकिन मजबूरी जो भी कुछ हुआ। प्रेमचंद जी ने पूना पैक्ट का समर्थन किया, समर्थन नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये गांधी जी के, महात्मा गांधी है, उनकी त्याग का, तपस्या का एक बड़ा प्रयास। उन्होंने बहुत खुला समर्थन प्रेमचंद जी ने, महानता की महानता। तो ये जो चीज है ये 1934 के आसपास हंस पत्रिका के एक मुखपृष्ठ पर वो डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र भी प्रकाशित करते हैं, लेकिन उसमें नीचे क्या है ये महत्वपूर्ण है। चित्र प्रकाशित किया इसका मतलब कि वो डॉक्टर अम्बेडकर से परिचित है, उनके कार्यों से परिचित है और उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहे हैं, तभी वो उनको अपने उसको ले रहे हैं। लेकिन उसमें उसके नीचे चित्र के नीचे जो दे रहे हैं वो लाइन लिखते हैं, उस पर वो ये लिखते हैं कि भाई ये डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करके और इसमें अपनी विद्वता नाम कमाया है। और यह अंतिम पंक्ति ये है कि ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने अछूतों को साधारण मृत्यु से नहीं बनाया। यानी कि तो ये अम्बेडकर हैं वो एक ईश्वरीय प्रतिभा है, उनका वो अपने बूते पर, अपनी प्रतिभा के बूते पर
उन्होंने भी सब अपना स्थान नहीं किया है, उसने जो डिग्रियां की, दुनिया पे नाम कमाया है, वो अपनी प्रतिभा से, अपने परिश्रम से नहीं, तो वो एक ईश्वरीय देन है कि ईश्वर ने। लेकिन यहाँ कह करके वो एक सोचेंगे, कहीं ना कहीं वो एक अलग बात कहने का भी कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर ने अछूतों को साधारण मिट्टी से नहीं बनाया है। तो क्या अन्य लोगों को साधारण मिट्टी से बनाया है जो अछूत नहीं? यानी कि वो, जिसे गांधी जी भी कहते थे कि वो एक विशिष्ट जन है, एक समानता ना मानते हैं, उनको समान, दूसरे को समान एक व्यक्ति ना मानते। ये तो ये जो चीजें हैं, ये सवाल खड़े करती हैं, और ये सवाल होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार सवालों से परे नहीं होता। सवालों से परे तो भगवान भी नहीं होता। लेकिन लोग मानते हैं भगवान को सवाल नहीं कर सकते, तो किसी को हम भगवान ना बनाए। अम्बेडकर भी भगवान है, प्रेमचंद भी भगवान है, कोई भगवान नहीं। वो एक व्यक्ति है, वो बड़े चिंतक हैं, तो उनके साथ हम सहमत हों, असहमत हों, उनसे सवाल करें। एक हमारी ये बौद्धिकता का हमारे प्रमाण भी है, हम बौद्धिक लोग हैं। लेकिन प्रेमचंद के जब लेखन को हम देख रहे हैं, तो वहां पे कई बेहतरीन कहानियां, बेहतरीन उपन्यास वो लिख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि गांधीवाद का प्रभाव तो दिखाई दे रहा है, चाहे सूरदास में दिखाई दे रहा है कि वो सूरदास अंधा है, वो जाति से चमार है, लेकिन वहां उसका चमारपन कहीं नहीं है, उसकी जाति कहीं नहीं है। वो जो उसका पूरा व्यवहार है, उसका जो पूरा आचरण है, सब कुछ बिल्कुल गांधी जी की तरह एक अहिंसावादी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला, राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देने वाला, उस तरह का वो भावना है। अच्छा, लेकिन सवाल वही है कि वहां दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ देश की स्वाधीनता, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता का निर्माण, तीसरा स्पष्ट वर्गों की सामाजिक समानता। ये तीन चीजें हैं। जब तक आप इन तीनों चीजों को साथ साथ लेकर नहीं चलते, तब तक देश स्वाधीन भी हो जाए तो उसकी स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं होगा, और राष्ट्रीयता हो जाए तो राष्ट्रीयता भी खंडित राष्ट्रीयता होगी, अखंडित राष्ट्रीयता नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था कि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र है। यदि समाज लोकतांत्रिक नहीं है, समाज में समानता नहीं है, विषमताएं हैं, असंतोष रहेगा, तो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए हमेशा खतरा रहेगा। तो ये वहां चल रहा है। लेकिन कुछ चीज बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत भी देती है। जैसे अभी उस कहानी का जिक्र किया, सतगति कहानी का। अब सतगति का जो दुखी नायक, वो जाता है उनके पुरोहित के पास में, अपने, क्योंकि अशिक्षित है, पढ़ना लिखा नहीं है, इसलिए उनके पास जाता है अपना रसद कराने के लिए। अब वो जो लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटता है, तो लकड़ी नहीं है, वो भी गांठ है। और वो जो गांठ है, क्योंकि लकड़ी आसानी से कट जाती है कुल्हाड़ी से, गांठ आसानी से नहीं कटती। गांठ काटने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और वो दुखी की समस्या यही है कि वो काट रहा है लकड़ी, वो है गांठ, और गांठ को काट नहीं पाता, और इसलिए पूरा दिन खप जाता है, भूखा प्यासा थका तो मर जाता है। मुझे ध्यान है, एक बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रेमचंद जयंती पर नामवर जी ने भी इसको लिख किया, पकड़ा इसको, गांठ है। लेकिन ये साधारण गांठ नहीं है। दुखी के माध्यम से भी हम देखें, जैसे चाहे रूपक के रूप में देख सकते हैं किसी रूप में, तो वो जो गांठ है वो वर्ण व्यवस्था की
वो जातिवाद की गांठ है, जाति व्यवस्था की गांठ है कि दुखी इसे तोड़ना चाहता है लेकिन नहीं तोड़ पा रहा। लेकिन वो हालात, वो समय ऐसा है कि यदि अछूत लोग वो जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो बात करते हैं तो सफल नहीं हो पा रहे वो गांठ को तोड़ना। लेकिन वो गांठ क्यों नहीं तोड़, इस पर ये सोचने का अवसर एक कहानी देती है। वो गांठ का ना कटने का कारण है शिक्षा का अभाव, क्योंकि उनमें शिक्षा नहीं है। यदि दुखी शिक्षित होता, उसके अंदर कुछ जागरूकता होती, तो वो उसके सामने गांठ समस्या नहीं होती। वो पुरोहित के पास जाकर के उसको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये शिक्षा एक बहुत बड़ा अवरोध उनके जीवन का रहा है, उनके पिछड़ेपन का एक कारण रहा है। प्रेमचंद जी ने दलित विषयक की कहानियों में उनके उत्पीड़न को, शोषण को, चाहे ठाकुर का कुआं में है या दूध का दाम में है या कफन में है, वो उन्होंने इस पहलू पर उतना जोर उन्होंने नहीं दिया, इस पहलू को पकड़ने की कोशिश नहीं की शिक्षा वाले को, इस पर कम। लेकिन इससे चीजें कमजोर नहीं होती। तो मैं वहां आ रहा हूं कि जब हम लूसुन की या गोरकी के साथ उनको देख रहे हैं तो उससे थोड़ा सा पहले जो ब्लैक लिटरेचर है तो उससे थोड़ा सा पहले तो उसी दौर का है। तो वो एक वो दौर भी था कि जब दुनिया ये मानती थी कि जो स्लेवरी है, दास प्रथा कभी खत्म नहीं होती, कि उनके साथ जितना उनका उत्पीड़न जितना होता था और जितना वो उनको अमानुषिक यातनाएं उनको दी जाती थी, जानवर से भी बढ़कर उनके सामने पढ़ा और बांध के रखना और ये करना, ये कैसे रखना, तो दुनिया ये मानती थी दास प्रथा था 100-200 साल तक खत्म नहीं होगी। लेकिन वो बहुत जल्दी वो दास प्रथा खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म हुई? जो थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, बाकी जिन्होंने जो पढ़ा होगा वो जाके जानते होंगे, चाहे की ऑटोबायोग्राफी को देखते हैं या हैरिटेटर को पढ़ते हैं या केवल की ऑटोबायोग्राफी, वहाँ 2-3 चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये कि उन गोरे लोगों ने चाहे जितनी अमानुषिक यातनाएं उनके साथ की दी उनको, उन्होंने उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया। दूसरा, जो वहां की धार्मिक संस्थाएं थी उन्होंने उनका बहिष्कार नहीं किया कि यदि कोई काला व्यक्ति यदि चर्च में चला गया तो वहां के चर्च के लोगों ने पादरियों को भगाया नहीं, उनका स्वागत किया और अंदर। दूसरा, उन धार्मिक संस्थाओं में जो लोग शिक्षित होना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, उनको प्रोत्साहन दिया, उनकी फीस का, किताबों का खर्चा दिया। और ऐसे बहुत सारे उदार गोरे लोग थे कि जिन्होंने जो अपने साथ अपने दासों को, बहुत से लोग घरों में काम करते थे, उनको अपने साथ चर्च ले जाते। संडे का दिन है, कुछ लोग बच्चे हैं तो बच्चों को साथ लेके क्या चले गए, उनके साथ चले गए, वो नौकरों को ले जाते हैं तो वो उनके साथ जाते थे, गाँव के लिए जाते थे उन संस्थाओं में, तो वहां से उन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। केट क्रमगुल की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा कि वो कहती है उसको जो पहले दिन वो स्कूल गई पढ़ने के लिए तो उसकी एक हाथ में किताबें, एक हाथ में फीस के पैसे हैं और उसकी आंखों में आंसू है। और फीस के पैसे वो हैं जो उसको चर्च से भी लोगों ने इकट्ठे करके जमा करके दिया। तो किताबें हैं कि जो जिस घर में वो स्लेव थी उसे वो व्हाइट मदर शब्द इस्तेमाल किया है कि मालकिन को, तो व्हाइट मदर यानी कि गोरी थी लेकिन माँ की तरफ से रखती थी, बच्चे की तरफ से रखा और उस परिवार ने उसको पढ़ने के लिए मौका दिया। वो ऐसे और भी बहुत सारे वहां वो जो शहर के लोग थे वो उन कालों के पक्ष में, ब्लैक्स के पक्ष में वो अपने लोगों से लड़े, तब वो दास्तान। भारतीय समाज में
हमारे यहाँ दलितों के प्रति, एससियों के प्रति, एसपृश्यों के प्रति सहानुभूति का भाव तो रहा है, दया का करना का भाव रहा है, जो गांधी जी ने व्यक्त किया। और पूरा जो उनका पूरा जो प्रभाव मंडल है वो सारा कुछ जो प्रभावित लोग हैं कि वे अछूतों का उद्धार करना, आपस में जाना, खान पान के साथ उठना बैठना। लेकिन जो लोग दलितों के साथ जातियां कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव है, उनके खिलाफ बोलने का कोशिश किसी ने, यानी कि उनके खिलाफ बोलना, अपने खिलाफ बोलना, अपने लोगों के खिलाफ। इसीलिए हमारे यहाँ जो लोग बोलते हैं कि आत्मस्वीकृतियां नहीं है कि हमने दलितों के साथ ये जातियां की, किसी आत्मकथा में ऐसा नहीं आया, किसी ने कहा हमने दलितों के साथ जातियां की, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने किसी दलित स्त्री के साथ बलात्कार किया, हमारे घर में उनको ऐसे मारा जाता था, हमारे यहाँ ऐसे इस तरह रखा जाता था, जो हम कहानियों में पढ़ते हैं। साहित्य में जो चीजें आ रही हैं, दलितों की आत्मकथा पढ़ करके, दलित साहित्य को पढ़ कर सहानुभूति के बात जब रहे हैं, लेकिन ये आत्मस्वीकृतियां कोई नहीं आ रही। उन लोगों में एलिस टिजॉन की एक स्टोरी मैंने पढ़ी, परेशान थे, उनको पुलिस अवार्ड भी मिला उस स्टोरी पर। उसमें उन्होंने जो उनके घर की स्लेब थी, उसको उन्होंने जो वो वहां से निकल के घर आया पत्रकार था, तो वो उसको भी उसकी दादी की उम्र की थी, अपने साथ लाया। उसने लिखा मेरे परिवार ने बहुत जातियां की हैं इन लोगों के साथ में, इसके साथ में भी, तो कहा अब ये मेरा अवसर मेरे साथ में है कि मैं उसे सम्मान दूं, मैं उससे मुक्त हूं। और वो उसे ला करके अपने साथ इंडोनेशिया जो भाषा है अपने साथ लाता अपने परिवार में, और बिल्कुल जैसा अपनी की माँ और दादी होती है उसके सम्मान के साथ में उस प्रसंग को रखता है। और बाद में उनसे कहता है यदि आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो आप चावल देना चाहते हैं तो आप रहें, वो जाति भी है, वहाँ बेटी भी है, लेकिन आप उन्हीं के पास रहें। वहाँ कुछ लोगों ने इस तरह की आत्मस्वीकृतियां हमारे समाज में आत्मस्वीकृतियां नहीं। तो ये जो जैसा मैंने कहा कि ये केवल एक कहानी ये नहीं है कि प्रेमचंद जी की और जो कहानियां हैं और जो उपन्यास भी है, और जो विशेष रूप से जो उनके अंतिम समय की जो कहानी और गोदान अंतिम समय की उनकी रचनाएं हैं यहाँ पे आते, वो कहानीवाद से कहीं लगता है कि वो उससे मुक्त हो रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और वहां पर आकर के पहले वो उतना नहीं दिखाई देते, यहाँ आकर के वो दिखाई देते हैं कि वो गोरकी या लुसुन या उनके साथ में वो वहां जुड़ रहे हैं, और वो एक वर्गीय चेतना वो उस रूप में वो देख रहे हैं कि वहां हो रही है, वहां हो रही जाति नहीं है, हो रही एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, सीरिया जाति का प्रतिनिधित्व कर रही है। सीरिया चमारिन है, लेकिन हो रही महतो वो महतो के रूप में नहीं है, वो एक मजदूर है, एक सीमान किसान है, वो किसान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वहां वो शायद कहना चाहते हैं कि जिन दलितों के पास में छोटी खेती है और जो दूसरे गैर दलित हैं उनके पास भी छोटे किसान है, उन दोनों की स्थिति में बहुत अंतर नहीं है, वो सब शोषण के शिकार है। तो एक तरह से वो एक इस तरह का वर्ग गैर दलित और गैर दलित वो सब एक दूसरे की समस्याओं को समझे और इस तरह को जो सोचेंगे शायद हो सकता है उनके बीच की जो जाति की जो दूरी है शायद कुछ कम हो, एक संकेत हो सकता है। इसी संदर्भ में यदि हम करें बात तो कई और भी रचनाओं में जो चीजें आई से मान दूध का दाम का ही है, दूध का दाम कहानी को पढ़ने के कारण हम यदि मुझे एकदम याद दिला देती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी एकदम याद आ जाती है
कि दूध का खत्म करो। दूध का दाम कहानी में जिस तरह से वो अपने बच्चे को वो दूध ना पिला करके वो दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है उसे पिलाती है, और जब बाद में वो मर जाती है उसके बच्चे को वही परिवार जैसे दुष्काल से भगा देता है, अनाथ है, वो कुत्ते के साथ में वो करके वहां की दूधन खाता है। यानी कि अपना अवसर होता है तो अपना काम निकाल लेते हैं। वही विरम की बहु कहानी है कि वो विरम है, ठाकुर है, उसकी पत्नी के बच्चे नहीं होता, और वो जो विरम है वो जो वहाँ पे जो उसका रामेश्वर है शायद वो उनकी भंगी है, उनके घर में वो ग्रहण के दिन वो मांगने जाता है, वो सब अकेले में उससे विनती करती है कि भी तुम मेरे साथ ये कर दे, वो कर दे, तो उससे विनती करके सहवास करती है, उसके एक बच्चा हो जाता है, और जैसे ही वो पुत्रवती होती है फिर वो उसकी तरफ देखना भी बंद करके वो उपेक्षित उसके लिए दुनिया में बाहर हो जाता है। ये जो यदि कि जब जरूरतें होती हैं, जरूरत के समय फिर आपके लिए वो स्पष्ट नहीं रहता, वो आपके लिए वो अछूत नहीं रहता, वो आपके लिए एक मनुष्य बन जाता है, और जब आपकी जरूरत निकल जाती है फिर वो मनुष्य नहीं रह जाता, फिर वो स्पष्ट हो जाता है, फिर वो दूसरी दुनिया में रहती है। तो प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास हमको एक बिल्कुल एक बहुत सोचने की बहुत सारे अवसर देती है, इन सब बिंदुओं को सोचने का अवसर देती है, और ये अवसर हमको ये देती है आखिर कब तक इंसानों को इंसान मिल जाए, और ये आग्रह भी करती है कि इंसानों को इंसानों की तरह देखा जाए, उनके साथ व्यवहार किया जाए, और ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम ना एक समाज को मजबूती दे पाएंगे और ना हम एक सशक्त राष्ट्र बन पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही प्रेमचंद की सार्थकता, आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो यही हम उनसे कुछ सीख सके। हम रचनाकार लोग अब जो भी हम लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन मानवीय मूल्यों को अपने साहित्य के माध्यम से उन मानवीय मूल्यों को उतारने की कोशिश करें, समाज तक पहुंचाने की कोशिश करें, कि जो हमको एक मनुष्य बना दे, जो हमको कम से कम एक दूसरे मनुष्यों से नफरत करना ना सिखाए, उतना बंद कर दे हमको, और हमको हमारे अंदर उस तरह का एक चेतना जागृत कर दे कि लोगों के अंदर हितहीनता बोध भी है कि आप भी किसी से कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बुलाया मुझे अपनी बात कहने के लिए, और जैसे मैं पहले कहा